जय हिंद कैडेट्स, मैं हूं वरुण और जैसे कि हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में बात करी थी कि हम लोग अब आगे पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मैंने जैसे फर्स्ट 5 लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू ऑफ देम। फर्स्ट लेक्चर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत चिल मार के पढ़ने वाले हैं, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वी आर जस्ट ऑल्सो गेटिंग समथिंग हिस्ट्री ऑल्सो, हम लोग इसमें बीच में पढ़ने वाले हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, एकदम टेंशन फ्री हो गया, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बात है कि पहले यार कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही क्यों, क्या करना। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई, नियम तो हैं कि हाँ ये नियम जो है वो हमें फॉलो करने हैं, लेकिन क्या ये नियम जो है वो फॉलो करने जरूरी है, या कौन इनको फॉलो कराएगा, या बनाने ही क्यों हैं। इससे पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो आराम से कंट्री चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, है ना। लेकिन फिर लगा एकदम से क्या हो गया कि अरे बनानी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन और ये तो गलत कर रहे हैं और ऐसा क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे और थोड़ी बहुत हम लोग अभी शुरुआत से लेकर हल्का सा चलेंगे कि ये पता लग जाए कि क्यों बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन को। लेट्स गो फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। तो ये मैंने इधर I've selected the pen. Okay. So making of constitution and constitutional assembly. अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना की है तो बात हो गई। अब कहां बनाएंगे बैठ के, कोई जगह होगी, कोई असेंबली होगी, कुछ लोग होंगे, वो आती है बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो असेंबली जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। अच्छा, अब आगे बात करते हैं शुरुआत से कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, है ना, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आ जाता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, पहले से बात ये है ना, पहले हम लोग बात ये कर रहे थे कि चलो ठीक है, मान लिया कि ब्रिटिशर्स ऐसा ऐसा कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स बेसिकली आए क्यों इंडिया, ट्रेड करने, व्यापार करने। भाई अपना सपना मनी मनी, पैसा दे, सामान बेचेंगे, पैसा लेंगे, इधर ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे, ये सब दुनियादारी की बातें होंगी। लेकिन अब एकदम से इनको ऐसा क्या सवाल हुई कि यार पावर लेनी है। अब इनके दिमाग में ये आया कि अब ट्रेड तो हो गया, अब ट्रेड क्यों, प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट कैसे सबसे ज्यादा बना सकता है, व्हेन यू आर इन पावर। तो अब पावर में कैसे आना, वो वाली बात है। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है जो कि हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर का। बैटल ऑफ बक्सर जो कि हुई 1764, थोड़ा मिस हो गया, 1764, ठीक है। इट इज 1764 जहां पर बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट होती है। अब बैटल ऑफ बक्सर 1764 से हम लोग की स्टार्ट होती है। अब उसमें क्या क्या होता है थोड़ा अभी आगे देखेंगे। उसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट। जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्यों आया ये एक्ट, क्यों लाना पड़ गया ये एक्ट, और ये एक्ट क्या करेगा, ये सब चीजें हम लोग अभी आगे बात करेंगे। फिर आती है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है। देन कम फॉर चार्टर एक्ट। काफी सारे चार्टर एक्ट आते हैं, दैट इज टोटल ऑफ 4 चार्टर एक्ट्स आर देयर। 4 चार्टर एक्ट आते हैं। 4 नंबर बढ़िया लगता है ना, 4 नंबर देखने में बढ़िया लगता है। बात ये नहीं बेटा 4 नंबर देखने में बढ़िया लगता है, बात ये है कि इसके बाद इनकी दाल नहीं गली, इसके बाद गड़बड़ हो गया। इसके बाद हो गया 1853 तक चौथा चार्टर एक्ट आता है। उसके बाद हो जाता है बवाला। क्या हो जाता है, बवाला, यानी कि हो जाता है 1857 का विद्रोह। ये हो जाता है लड़ाई, हो जाता है पंगा पै गया ना, कहते हैं ऐसे पंजाबी में, ऐसे कहते हैं कि पंगा पै गया होता है। तो ये पंगा पै गया था इनके बीच में। अब आगे आता है, फिर आती है बात एक इंपॉर्टेंट है कि 1857 की जो बात मैंने करी, उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि GOI, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आता है। अब 1858 में जब यह एक्ट आता है तो हम लोग को यह जानना होता है कि इस एक्ट में क्या महत्वपूर्ण चीजें की गई। अब 1850, अब देखो इसके एक्ट के पहले वाली बातें 1857 में हो चुका है, रिवॉल्ट। अब इसके आगे हम लोग आते हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म पढ़ेंगे। मॉर्लेमेंटो के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का। फिर देन वी विल कम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। देन वी विल गो फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज 1947। अब आओ आगे बात। अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, हमने बताया, मैंने आपको ये चीजें बताई कि बैटल ऑफ बक्सर को माइलस्टोन माना जाता है। भाई एक मील का पत्थर माना जाता है। क्यों पत्थर माना जाता है, अब पंगा क्या हो रहा है बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर हो क्यों रही है, पहली चीज बिटवीन ब्रिटिशर्स मुनरो एंड मीर। अब ब्रिटिशर्स में
अब किसके किसके बीच में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि किसके बीच में लड़ा गया, तो ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया बेटा। इधर मीर कासिम, सिराजुद्दौला और आलम शाह आलम सेकंड के बीच में ये बैटल लड़ा जा रहा है। अच्छा हो क्या रही, थोड़ी सी बात जान लेते हैं। मीर कासिम जो था बेटा, ये बक्सर में, बक्सर या कह सकते हैं हम लोग बंगाल में राज वो करता था, नवाब था बंगाल का, बहुत बड़े बहुत बड़ा नवाब हो क्या, अगर हाँ बोले बहुत बड़ा नवाब है। अच्छा जब ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर अटैक किया मुनरो ने, तो बोला कि कहां जाएं भाग के, तो ये दौड़ा, कहां गया, दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, दौड़ते 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 अवध के नवाब के पास आया। किसके पास आया बेटा, अवध के नवाब के पास आता है। अवध का नाम है, अवध के नवाब यहां बैठे हुए हैं शुजा-उद-दौला। कौन, शुजा-उद-दौला। अच्छा बोले अच्छा, अब ये बेचारा गिरता पड़ते पहुंचा उनके यहाँ, कह रहा मालिक क्या नाम है, आपकी हेल्प चाहिए, आप मदद बहुत चाहिए। कह रहे कौन हो तुम, बोले हम नवाब है। कह रहे हालत देखो अपनी, बता रहे हो नवाब हो। बोले नहीं सर नवाब है, मान नहीं रहे हो आप। कह रहे हम मीर कासिम है बंगाल। कह रहे अरे चलो झूठ ना बोलो। बोले नहीं अरे सही में वहां ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया आपकी मदद के लिए। कह रहे अच्छा। वहां पर बैठे थे शाह आलम सेकंड, ये बेटा उस समय दिल्ली के नवाब हुआ करते थे, बहुत बड़ा नवाब है। देखो नवाब होती, नवाबी होती लखनऊ वालों की, लखनऊ वाले मतलब अवध वाले, लेकिन यहां पर शाह आलम जो है वो दिल्ली के नवाब है। ये इनके आए हुए हैं, बहुत बढ़िया से बैठे हुए हैं, चाय कॉफी चल रही है। तब तक ये बेचारा गिरता पड़ता पहुंचता है। मीर कासिम कहता है अरे सर देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वहां पे मैटर हो गया। अब बोले कि शुजा-उद-दौला ने बोला कौन है, बोले ब्रिटिशर्स हैं। बोले देख लेंगे, सुझा देंगे, भाई सुझा है ना, तो बोले सुझा देंगे जाके। तो बोले ठीक है चलते हैं। इधर शाह आलम सेकंड थे, बोले हम तो दिल्ली के नवाब है, हमसे कौन बड़ा, हमसे यार तो हमारे एरिया में गुंडा ही करोगे। चलो शुजा-उद-दौला शाह आलम में दोनों मिलके जाते हैं। अब होता क्या है, तीनों मिलके जाते हैं और ब्रिटिशर से हार जाते हैं। अब हुआ क्या बेटा, समस्या बहुत बड़ी आ गई। अब इधर दिल्ली के नवाब हारे, इधर अवध के नवाब हारे। इनकी तो वैसे हालत पतली थी, बहुत ज्यादा पतली। मीर कासिम की हालत पतली, ऊपर से अवध और इनकी भी ऐसी तैसी कर दी ब्रिटिशर्स ने। अब बोले कि ना दिल्ली की कायदे बची, ना बंगाल की बची और ना ही अवध की बची, हालत बहुत खराब। अच्छा इस बैटल के बाद बेटा एक क्वेश्चन बढ़िया आता है, जो कि मैंने एक पॉइंट डाला हुआ है कि इस बैटल के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देते हैं ब्रिटिशर्स। मीर जाफर, इसको बंगाल का हम लोग नवाब बनाते हैं, सॉरी ब्रिटिशर्स नवाब बनाते हैं। अच्छा अब ये जब ये लोग हारते हैं तो देखो सबसे पहले क्या होती है ना, लड़ाई लड़ाई माफ करो गांधी जी की याद करो। जैसे लड़ाई खत्म होती है सबसे पहले कहते हैं पीस, शांति, अमन। यही जो 4 दिन पहले तक लड़ रहे होते हैं, फिर कहते हैं नहीं वी वांट पीस, हमें पीस चाहिए। तो पीस की बात में आती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पे इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की जाती है, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की जाती है शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इन दोनों के बीच में, ये हम लोग को ध्यान रखने की जरूरत है, ट्रीटी के अंदर बहुत जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जानने की जरूरत है कि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में ये ट्रीटी साइन हो रही है। कौन सी ट्रीटी, इलाहाबाद की ट्रीटी। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखने वाली बात है एकदम। अच्छा फिर क्या होता है, इन 1775 गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग एंडेड द पोस्ट ऑफ नवाब। एक ये पॉइंट मैंने यहां पे, अब यहां तक देखो बैटल ऑफ बक्सर की कहानी बेटा खत्म हो गई है कि किसके किसके बीच में लड़ा, इसके बाद कौन राजा बनाया गया वहां का, और देन फिर हम लोगों ने बात कर ली कि इलाहाबाद की ट्रीटी हुई जिससे ये बैटल खत्म हुआ। ये मैंने बताया महत्वपूर्ण क्यों है कि यहां हारा कौन कौन है, ये देख लो बेटा, ये तीनों बेचारे यहां पर मुंह की खा चुके हैं। तो ब्रिटिशर्स का हौसला एकदम दबदबा बना हुआ है। अब इन 1775 गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा फंसेगा कि वॉरेन हेस्टिंग जो है एंडेड द पोस्ट ऑफ नवाब किस सन में, 1775 है ना। ये तो वो क्या नाम है, वो 1775 में जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ वॉरेन हेस्टिंग ने जो है वो पोस्ट ऑफ नवाब, वो तो वो है नहीं गाना, यू तो प्रेमी 75 हमारे, वही वाले हैं। वॉरेन हेस्टिंग बोले कि यू तो प्रेमी 75 हमारे, तो अब ऐसा करो कि नवाबों की जरूरत हमें है नहीं, तो अब इनको करो खत्म। तो ये पॉइंट्स हो गए बैटल ऑफ बक्सर के। अब आ गया बेटा, अब देखो जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है तो कहानी यह आती है कि अब ब्रिटिशर्स ने जो है वो राइट्स ले लिए हैं रेवेन्यू कलेक्ट करने के। रेवेन्यू कलेक्ट मतलब कर वसूलने के। अब अपना सपना मनी जितना था ना,
अब ये भाई साहब बहुत ज़्यादा कमाने लग गए, मतलब एकदम ऐसे भरे ले रहे हैं, जेब में भी भरे ले रहे हैं, कहीं और कहीं पा रहे हैं तो अंदर भी डाले ले रहे हैं, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा पैसा चाह रहे हैं एकदम और कमा रहे हैं। जब ये वापस जाते हैं अपने कंट्री ब्रिटेन में तो वहाँ पर देखते हैं लोग, अरे भाई साहब कहते हैं ना भाई विलायत से आए हैं कमा के आए, अब विलायत से आए कमा के इतना सारा आए कि वहाँ के लोगों को होने लगी जलन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि अब इनकी भाई हरकतों पे लगानी पड़ेगी लगाम। देखो बेटा लगाम वगाम का कोई सीन नहीं, उनका मतलब है तुम्हारे पास पैसा है तो मेरे पास भी होना चाहिए। पैसा किसको काटता है ना, किसी को नहीं काटता। उन्होंने कहा ये कमा रहे तो हम भी कमाएंगे। अब ये आता है रेगुलेटिंग एक्ट लेके आता है ब्रिटेन का पार्लियामेंट लेकर आता है 1773 में। ये लेकर आते हैं 1773 में कि अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटेन की जो सदन है उसके हाथ में इसका कंट्रोल देने की बात होती है। अब 1773 है, 7-13 साथी है ना, 7-13 साथी यानी कि 7-13 का मतलब हो गया 17 और 7-3 का मतलब हो गया 73, यानी कि 7-13 साथी यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि मुझे 13 साथ चाहिए, यानी कि अब हम तुम्हारे साथ मिलके भारत का शोषण करेंगे। अभी बोले कि साथ मिलकर करेंगे ना, फिर बोले कि अब इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की जो मुख्य बातें आती हैं बेटा वो ये आती है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बोले नहीं देखो, अब देखो बात बड़ी हो रही ना, बड़ी हो रही तो अब नाम बड़ा चाहिए, ऐसा नहीं छोटा बड़ा बंगाल गवर्नर, मजा नहीं आ रहा, स्वैग लगना चाहिए थोड़ा ना। तो बोले कि हाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हाँ अब लग रहा है कि हाँ कोई दमदार आदमी है ना, कि हाँ अब ये लग रहा है भाई वजन है बात में है ना। तो अब आती कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात आती है। बोले हाँ ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो कि याद करने वाला है कि ब्रिटिश गवर्नर को बंगाल गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस एक्ट के तहत बनाया गया। फिर एक चीज आती है, अब देखो इनको लगाना था लगाम मतलब कि हमारे हाथ में लगाम आ जाए कि आप घोड़े की लगाम होते तबड़ी तबड़ी जिसके हाथ लगाम उसे घोड़ा भाई साहब। तो बोले कि अब एक ऐसा बोर्ड बना देते हैं जो कि कंपनी के पॉलिटिकल मैटर्स को देखेगा। पॉलिटिकल मैटर्स का मतलब देखेगा मतलब क्या हो गया बेटा, कंपनी के राजनीतिक मैटर्स को देखेगा। फिर हम लोग बात पर आते हैं कि कंपनी के पॉलिटिकल मैटर्स को इसने देखना शुरू कर दिया इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। बोले कि अब हम लोग तुम्हारा मैटर समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है कोलकाता के अंडर। तो जब भी एक क्वेश्चन जब भी फंसेगा कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहां बना, तो क्या बताओगे, दीदी क्या? बोले कौन दीदी? बोले ममता दीदी क्या। ममता दीदी क्या मतलब बंगाल में यानी कि कोलकाता में। पहला हाई कोर्ट कहां बना, कोलकाता में। इसमें एक पॉइंट और ध्यान कर सकते हो, फर्स्ट जो चीफ जस्टिस बनाई गई उनका नाम एलिजा इनपे था। क्या था? एलिजा इनपे, ठीक है ना। तो ये बात हो गई रेगुलेटिंग एक्ट की। फिर आओ बात, हाँ फिर आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब 1773, अब ये होता ना जब बहुत दिन तक एक्ट चलता रहता है तो लोग उसके तोड़ ढूंढ लेते हैं। हिंदुस्तान में तो महानता है, कानून बनने से पहले तोड़ ढूंढ लेते हैं, और यूपी वाले तो और ही महान है। खैर लेकिन बात करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। अब बोला कि तुम लोग का ना बिजनेस मैटर भी अब हम लोग देखेंगे। कौन देखेंगे? बिजनेस मैटर भी अपन लोग देखने वाले हैं तुम लोगों का। तो फिर आते हैं कि चार्टर एक्ट 1793, इसके बाद आता है। अब इसमें पिट्स वाले में एक ही बात पढ़ने वाली है जो कि है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। काहे के लिए बनाया गया? बिजनेस मैटर देखने के लिए बनाया गया। फिर आता है चार्टर एक्ट 1793 का। अब देखो बेटा चार्टर एक्ट याद करने बहुत आसान है। 93, दूसरा बोलो 20 साल बाद, बोले कितना 1813, तीसरा बोलो 1833,
बोले चौथा बोलो सर, बोले 1853। अब कोई दिक्कत नहीं, 3 3 3 3, यानी कि लास्ट में तो 3 ही आना है ना। चार्टर एक्ट में भाई 3 तिगाड़ा, देखो चार्टर एक्ट भी था तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा भी था, तो ऐसे याद रखो कि लास्ट में सबके 3 आना है, क्योंकि 20 ईयर्स के अंतराल पर ये आ रहे थे। अच्छा, अब चार्टर एक्ट 1793, इसको फर्स्ट चार्टर भी कहते हैं। क्या करते बेटा? इसको फर्स्ट चार्टर भी हम लोग कहते हैं, है ना। अच्छा, फर्स्ट चार्टर एक्ट, फर्स्ट चार्टर एक्ट, ठीक है, फर्स्ट चार्टर एक्ट कहते हैं। तो अब इसमें एक मुख्य बात यहां लिख के आती है कि सैलरी ऑफ बीओसी एंड बीओडी बाय इंडियन रेवेन्यू। बोले देखो ऐसा है, ब्रिटिशर्स बहुत चालू बेटा, इनके मतलब दिमाग अलग है ना, लेवल। बोले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए किसके लिए? बोले तुम्हारे लिए। बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए बनाए? बोले तुम्हारे लिए बनाए। तो सैलरी कौन देगा रे बाबा? बोले तुम दोगे। तो बोले कि इंडियन रेवेन्यू से सैलरी जाएगी। पहले ही चार्टर में मार दिया छक्का, बाहर गई। जिसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब हमारे पैसे से हम ही पे शासन करोगे क्या? तो बोले हाँ, तुम्हारे पैसे से तुम ही पर शासन करेंगे। तो कहने की बात यह कि सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है वो पहले चार्टर में ड्रेन ऑफ वेल्थ के तहत आती है। कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब, ड्रेन मतलब जाना, और वेल्थ का मतलब अपनी संपदा, उनके काम में उनको वो क्या कहते थे? तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, लेकिन ड्रेन ऑफ वेल्थ। फिर आता सेकंड चार्टर एक्ट, दैट इज 1813, राइट टू बिजनेस एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। अब कंपनी को कुछ वो दिए जाते थे कि राइट्स दिए जाते थे कि फॉर द नेक्स्ट इतने ईयर्स, फॉर द नेक्स्ट इतने ईयर्स आप इंडिया में व्यापार कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि अगले 20 साल के लिए सेकंड चार्टर में फिर से बढ़ा दिया गया ये चीज। अगले 20 साल के लिए सेकंड चार्टर में, द्वितीय चार्टर में अगले 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया कि भाई अब और लो, करो और शोषण करो, बढ़िया करो, हमें पैसा दो। फिर आता है मोनोपोली फिनिश बट रिमेन विद चाइना। अब इस पॉइंट की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि मोनोपोली फिनिश बट रिमेन विद चाइना। चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब बेटा होता है, हिंदी वाले जान ले, एकाधिकार। एकाधिकार यानी कि एक अधिकार है हमारा ही व्यापार करने का। तो अब पहले क्या था? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। अब दूसरे चार्टर में ये क्या कर रहे हैं कि मोनोपोली फिनिश कर रहे हैं, इनकी मोनोपोली कह रहे हैं। अब देखो यहां पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट करना क्या चाह रही है? उनका वर्चस्व, कंपनी का वर्चस्व कम करना चाह रही है और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रही। तो उनकी मोनोपोली फिनिश कर दी। बोले और भी कंपनियां आओ और हिंदुस्तान में शोषण करो और हिंदुस्तान में और भी ज्यादा अपना ट्रेड करो। लेकिन इनको थोड़ा सा ऐसा लॉलीपॉप दे दिया कि अरे तुम तो इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे बिना कहां काम चलेगा। तो बोले तुम चाइना के साथ ट्रेड करते रहो। और एक चीज और, टी का जो है, टी का क्या नाम है, बिजनेस जो है ये इनके पास रहा। टी का भी बिजनेस रहा, क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो ये बातें हो गई हमारी पिट्स इंडिया एक्ट। पहला चार्टर हो चुका, दूसरा चार्टर हो चुका है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर आता है 1833 का चार्टर बेटा। किसका आता है? 1833 का। देखो बहुत एकदम चिल मार के पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का हल्का सिक्वेंशियल मैनर में चल रहे हैं। और देखो ध्यान रखो, और भी चीजें पता है ना तुम लोगों को, बाकी ये सब तो चलो, ये सब हिस्ट्री है। आजकल क्या चल रहा है सब देख रहे हो ना, कितना सारा वो सब सुशांत सिंह राजपूत वाला सबने देखा वो सब चीजें ना। तो वो सब चीजें भी, और उसके अपार्ट भैया देखो आईपीएल ही नहीं देखते रहना दिन भर ना। देखो चेन्नई सुपर किंग का हाल बुरा, धोनी बुरा सबको लगता है, लेकिन गला सबका सूखता है। तो करोगे क्या कि आप धीरे धीरे, अब भाई एज हो रही है उसकी, तो थोड़ा मैनेज करो चीजें। और सबका देखो बेटा बुरा टाइम आता है, तो कोई बात नहीं, आई एम ऑल्सो धोनी फैन, क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, टेंशन नहीं करने का रे बाबा। अभी अपना इधर मुंबई इंडियंस खेल रहा है ना, तो अभी कोई ना कोई तो जीतेगा ही, इट्स अ गेम है ना। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833। अब गवर्नर, अब यहां पर देखो,
अब बोले कि देखो अब जब इतना सब कर ही दिया है तो एक बढ़िया सी एक और चीज कर देते हैं। अभी देखो वहां पे थोड़ा भौकालीकरण किया था ना, ऐसा भौकालीकरण नाम बदला था, यहाँ नाम बदलते हैं। अब कह रहे ना भाई साहब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं है, अब जो गवर्नर जनरल उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया हमने। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया का मतलब ये होता है कि इंडिया जो है इट इज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है। ठीक, अब इसके बाद एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन गया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करने की जरूरत है। ऐसे याद करो ना, बेंटन याद है, वैसे ही बेंटिक। बेंटन देखते होगे बचपन में, झूठ ना बोल, सबने देखा, ठीक है। तो बेंटन जब बचपन में देखते होंगे तो उसी हिसाब से बेंटिक। फिर आता है आखिरी चार्टर एक्ट 1853। इसमें एक मुख्य पॉइंट जो कि पढ़ने की जरूरत है बेटा, वो ये है कि कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स। अब जो कंपनी में ऑफिशियल्स रखे गए, जो बंदे रखे गए, उनके लिए क्या किया? रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाया गया। एक बात ध्यान रखना कि जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाया गया तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो रहा इसमें धांधली होने लगी, इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। तो जब ये होने लगा तो इंडियंस के मन में कुंठा है, वही वाली बात ना यार, हम काबिल है लेकिन वही ना गोरा देखकर तुम रख लेते हो, उधर तुमने देखा कि गोरा है तो तुमने रख दिया। तो अब ये बात बहुत चुभने लगी सबको। तो इस ये जो है ना 1853, इसको भी हम लोग ये चीज कहते हैं कि ये जो है ये भी एक कारण बना। क्या बना? कॉज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक, फिर आती है आखिरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 का एक्ट। अब बेटा 1857 में हो चुका बवाल, है ना। मंगल पांडे, बहुत सारे जो बंदे थे इन्होंने, मुख्य मंगल पांडे, बाकी सब ने बवाल कर दिया। बोले नहीं भाई बात नहीं चल पाएगी, गड़बड़ हो रहा तब मामला, है ना। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कहते हैं कंपनी तुम सुनो, तुमसे नहीं हो पा रहा, हम करेंगे प्रबंध, हमें आता है। वो कहता है ना कालीन भैया हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता ना कीजिए। वैसे ही आप बोले ना GOI एक्ट 1858। अब आता है कि इसमें एक्ट में कंपनी ने क्या बोला? कंट्रोल टू थ्रोन। बोले अब तुम नहीं करोगे, मुन्ना भैया आप नहीं चलाने वाले सरकार, कालीन भैया चलाएंगे ना, मुन्ना भैया आपसे नहीं हो रहा, ठीक है ना, हम वो वाला सी। तो कंट्रोल टू थ्रोन, अब थ्रोन में कंट्रोल आता है। देन वी गो फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखो एक पोस्ट निकाली गई जिसका नाम हम लोग कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि एक इंडिया के लिए एक पोस्ट बनाई गई जिसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि इंडिया को मैनेज करने वाला एक बंदा ब्रिटिशर्स के यहां बैठा होगा, उसको बोलेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये बहुत दो मुख्य बातें हैं जो कि 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर आती हैं। फिर आओ, अब आता है मोरले मिंटो। बेटा देखो अब इसके बाद ऐसा हो रहा है कि 1858 तक इसके बाद अब पूरा कंट्रोल जो है ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया है। अच्छा, अब मोरले और मिंटो रिफॉर्म आता। क्या आता? मोरले मिंटो। यहां मोरले जो है बेटा, अभी हमने बताया वो सेक्रेटरी वाली बात, ये वो सेक्रेटरी, और मिंटो कौन है? ये वाइसरॉय होंगे, है ना। 1909। अब देखो इसकी सबसे मुख्य बात, अब देखो इन्होंने कहा देखो बवाल तो हो चुका है, अब बवाल की कारण ढूंढा गया कि यूनिटी नहीं थी। तो इन्होंने लगा अगर कल को यूनिटी हो गई बॉस, ये सब ना एक बार बाहर फेंक देने वाले हैं, तो इनको डिवाइड करना शुरू करो। क्या करो? डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे करोगे? सबसे आसान तरीका धर्म के आधार पर। तो इन्होंने कहा सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। बोला आप मुस्लिम्स के लिए अलग क्या नाम है निर्वाचन प्रक्रिया होगी, अलग अलग एकदम, कोई दिक्कत, कोई एक दूसरे में नहीं बोलेगा, क्योंकि मुस्लिम्स इंपॉर्टेंट है। अब मुस्लिम्स को इंपॉर्टेंस देकर ये दिखाना चाहा कि हिंदू तुम लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो और मुस्लिम्स इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम्स के मन में ये भर दिया कि हाँ तुम बेकार हो, हिंदू के मन में भर दिया अरे बताओ उनको दे दिया हमें कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, फिर आता एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा, एक काउंसिल हुआ करती थी वाइसरॉय की, एक काउंसिल हुआ करती थी
वाइसरॉय की लंदन के अंदर, जहां पर अब थोड़ा बहुत जैसे इनको बोला गया ना कि थोड़ा पावर में इंक्लूड करो हल्का हल्का, कि इनको ये ना लगे कि एकदम ही इनको निगलेक्ट किया जा रहा है। तो एक पहले मेंबर जो थे वो एसपी सिन्हा जी को डाला गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय के अंडर। अब थोड़ा सा क्या होता है, झुंझुना पकड़ा तो बच्चों को, बच्चा ऐसे इन्वॉल्व रहता है, अरे कोई बात नहीं चल रहा है एकदम, बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा दिन भर, वही वाली बात है, झुंझुना पकड़ाया गया एसपी सिन्हा जी को भेज के। फिर आता है इसके बाद इसका दूसरा भाई आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम, देखो मैं पढ़ा रहा हूं ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले पूछता है डुअल एडमिनिस्ट्रेशन कौन से एक्ट के अंदर आया, तो बताओगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिकॉर्ड में रिफॉर्म में हमारा डुअल एडमिनिस्ट्रेशन आया। अब इसमें देखो मोर्ले मिंटो में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रो, अब याद कैसे करोगे यार, ये तो बहुत आसान याद है सर ऐसा बताओगे ना आपके, ऐसे तो याद ही, ट्रिपल एम याद कर लो। क्या याद कर लो, ट्रिपल एम याद कर लो, कितना आसान है। देखो 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 क्या वो पेड़ है ना ना ना, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, देखो मोर्ले मिंटो मुस्लिम, आराम से याद रहेगा 3M से कि भैया मोर्ले मिंटो के टाइम पर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोलेट बनाया गया था। फिर ये आ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, MC DA यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन आया। तो कितनी आसान सी चीजें हो रही हैं, आराम से याद करते चलते रहो, कितना चिल मारते बढ़ते रहो। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है बेटा, बहुत आराम से चिल मार के पढ़ो, आराम से। 1935 में ये एक्ट आता है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। दिस एक्ट हैज मोस्ट इंफ्लुएंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि दिस एक्ट, इस एक्ट का सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो बहुत कुछ इससे मिलता जुलता ये रहा है। अब इस एक्ट के अंदर जो हम लोग को जानने वाली थोड़ी बहुत बातें हैं वो ये है कि दिस एक्ट हैज 10 शेड्यूल। कितने शेड्यूल हैं? 10 शेड्यूल हैं इस एक्ट के अंदर। कितने? 10। अभी आज की डेट में अपने पास कितना है? 12। ठीक है ना। तो देखो थोड़ा बहुत लमसम पास में है, बाकी अभी बताएंगे अमेंडमेंट्स वगैरह चीजों में कि 10-12 कैसे हो रखा है, पहले कितने थे अब कितने। अब बात आती है उसके बाद कितने पार्ट्स हैं बेटा? 14 पार्ट्स हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 14 पार्ट्स आर देयर। अब तो बहुत ज्यादा है अपने पार्ट, बट इसमें मिलता जुलता पार्ट्स और शेड्यूल का कॉन्सेप्ट आया है यहां से। कहां से? यहीं से आया हुआ। फिर डिवीजन ऑफ पावर इन 3 लिस्ट। अब वो जो हमारे पास बात आ रही थी ना, अभी हम जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई पहले कर रखी है वो ये जान रहे होंगे कि कौन सी लिस्टों की बात यहां पर हो रही है। जिन्होंने थोड़ी बहुत किताबें खोली हैं, नहीं खोली है ना तो खड़गवासला सपने भूल जाओ, है ना। अगर थोड़ी बहुत किताबें पहले खोली हैं तो 3 लिस्ट के बारे में जानते होगे। यूनियन लिस्ट, है ना। खड़गवासला जाना है, हाँ बस यही तो चाहिए, यही तो चाहिए अंदर से जो निकलता है। बहुत बढ़िया। अरे एसएसबी जाओ तो एक बार पेपर क्लियर करके, फिर देखो अंदर से जो सुख मिलता है। सरकारी खाना और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। सरकारी दामाद बनना, सरकारी खाना खाना, 2 ही चीजें तो है जीवन में। और फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसा नहीं है सेलेक्ट भी होना वहां पे, ऐसा नहीं वहां सर खाना खा के चले आए, सर कॉन्फ्रेंस आउट है। खैर, देखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इसके बारे में आगे हम लोग शेड्यूल्स में बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो 3 लिस्ट का कॉन्सेप्ट है हमने कहां देखा? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। देन इट इज कम फॉर असेंबली इलेक्शंस इन 1937। बोले 1937 में असेंबली के इलेक्शंस होंगे। इसमें ना एकदम कांग्रेस ने गदर मचाया। कांग्रेस ने कहा अरे, कांग्रेस की स्थापना यहां बीच में हो चुकी है 1885 में। 1885 में कांग्रेस की इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आज वाली नहीं, ये आज वाली तो तुम लोग हालत जानते ही हो, हम कुछ कहना नहीं चाहते इस पर। कुछ लोग बुरा मान जाते हैं ना, मानना तो नहीं चाहिए लेकिन ठीक है मान रहे हैं तो मान ले। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 वाली, ये बढ़िया वाली कांग्रेस है ना, इनका आजादी में योगदान रहा है।
फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। सबको पता है 15 अगस्त को 1947 में, ये क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आने वाला है कि 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। क्यों पूछेगा तुमसे बेटा, ये तो दूसरी कक्षा में पूछ लेता है ना, तो ये नहीं पूछने वाला। लेकिन कौन से एक्ट के अंडर है? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के अंडर ये आता है, फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन स्टेट फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन। कहता है कि भारत को ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी है या उनका जो ताज और तख्त है उससे आजादी दे दी गई है। तो ये बात हुई यहां तक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना। यहां तक हम लोग ने अभी बात करी कि पहले रेगुलेटिंग आया क्या 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 था, 7-13 साथी यानी कि 1773, 71, 72, 73। इंग्लिश वाले बच्चे जान ले 73 मतलब 73 होता है, ठीक है ना। तो 7-13 साथी। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट, देन कम फॉर चार्टर एक्ट, दैट इज 4 चार्टर एक्ट। आराम से बताया था, बहुत मक्खन ऐसे याद करो, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 20-20 साल में आखिरी 3 रहेगा, कहीं भी ऐसा आ जाए ना 1940 कोई भी पूछ बैठे, जैसे 1824 में चार्टर एक्ट आया था, तुरंत एकदम से कह देना अरे तुमको नहीं पता कि चार्टर एक्ट में लास्ट में 3 होता है, नहीं पता, अंधे हो क्या, है ना, नहीं हो कोई बात नहीं, तो ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, तो कोई गलत करके नहीं आना चाहिए, ये इतना छोटा सा सवाल। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन स्टेट फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के से आज़ादी मिल चुकी है बस। अब आते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की भूमिका पूरी बन चुकी है। अब आते हैं बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेटा अब एक बोला गया कि जब आज़ादी मिली है तो अब आज़ादी मिली में एक असेंबली होनी चाहिए। असेंबली मतलब जहां बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। ऐसे कैसे देश चल पाएगा बिना नियम कानून के? नियम कानून तो बहुत जरूरी है, हर चीज में नियम कानून होते हैं भाई। अब गाड़ी अगर सब लोग लेफ्ट अपने ना चलाएं इन हिंदुस्तान में तो क्या होगा भैया? एक दूसरे में खोस दोगे, मर जाओगे, लड़ लोगे, गलत चीजें हैं, ये सब नहीं करनी। तो लॉ होने बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बनाने बहुत जरूरी है। कौन के ब्रिटिशर्स वाले लगा दे क्या कि हाँ बेटा पैदा 100 किलो अनाज हो रहा है, 70 हमारा 30 तुम्हारा, ना ऐसे लगाओगे क्या? शोषण करोगे क्या? नहीं। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना की गई। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट टाइम मेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1930। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1935 में कहते हैं तुम्हारा काम 35 कर, मैं ऐसे तैसे कर दें, तुमको गिराक मारेंगे इतना कि पूछो मत। तो यह संकल्प 1935 में कर दिमाग में ले लिया गया था कि अब जो है एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और खुद लिखेंगे अपना कानून। हम कैपेबल हैं, हम किसी के भरोसे थोड़ी हैं। तो अब 1935 में ये दिमाग में दृढ़ कर लिया गया कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है भाई साहब। अच्छा, सबसे पहले ये दिमाग में डाली किसने बात? किसी के अंदर तो आया होगा ना कि भाई अपनी होनी चाहिए, अपना होना चाहिए सब कुछ ना। मतलब कब तक दूसरे के भरोसे बैठोगे और कब तक उनके रूल्स फॉलो करोगे? तो आती है आइडिया ऑफ इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय एमएन रॉय। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि भैया दिमाग किसने लगाया? एमएन रॉय जी, बहुत ही भले इंसान, मनुष्य। रॉय हैं बंगाली, दिमागदार, मछली खाते हैं। बोले मछली एक दिन खा रहे थे, खाते खाते बोले भैया ऐसा है कि ये जो है ना मछली आजकल महंगी हो गई है। बोले महंगी किसने करी, नाम बताओ। बोले ब्रिटिशर्स ने करा है ब्रिटिशर्स ने महंगी कर दी। बोले इनको हटाएंगे, पूरा अपना, हम लोगों को क्या चाहिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। अब इसकी जो डिमांड है, फिर डिमांड एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिशर्स इन द नेम नोन एज अगस्त ऑफर 1940। 1940 में इसकी डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। बोले कि हाँ चलो ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बोला कि तुम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक बना लेना, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? किस एक्ट के अंतर्गत या किस नाम के अंतर्गत इसको एक्सेप्ट किया गया? अगस्त ऑफर के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया। फिर बात आती है आगे। अब देखो, एक सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे।
अब क्रिप्स केम टू इंडिया एंड गेव प्रपोजल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन आएगा कि कौन आया था जिसने कहा कि बना लो, चलो बना लो, तुम लोग बना लो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, बना लो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए जिन्होंने बोला ये क्रिस्प रहते हैं ना, बहुत बहुत बातों में क्रिप्स रहते, क्रिस्प कहते हैं, मतलब कुरकुरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, क्या बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोले आप बना लो, तुम बना लो, तो बहुत 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 क्रिप्स बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। अब क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी, मुस्लिमों ने बनाई थी, जिन्ना जी इसके लीडर थे। तो जिन्ना जी ने बोला कि भाई हमें तो मंजूर नहीं, क्योंकि ये कह रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। जिन्ना जी ने बोला ना, मन ने समझ ना आवे, मन ने ना समझ में आवे, क्योंकि मन ने चाहिए ना एक दूसरा अपना कंट्री जो कि बोल रहा है इधर दे दे मेरे को, इधर दे दे पाकिस्तान, इधर दे दे पाकिस्तान, बीच में तुम अपना रहो। तो अब बोले कि अब हमारे दो अलग कंट्री, तो हमारी भाई अलग रहेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्रिप्स के जो क्या नाम है प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग ने। अब मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट तो किया बेटा, ठीक है। अब आगे क्या बात होती है, आगे की बात आती है कि कैबिनेट मिशन का प्लान आता है। कैबिनेट मिशन का प्लान बेटा आता है 1946 में, लिख लो इसमें 1946 में आता है कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये बेसिकली बेटा क्या करता है, अब पहली मुख्य बात है हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इसके अंडर ही, इसी के तहत, यानी कि इसको ही, इसी प्लान के अंडर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोगों ने फॉर्मेशन किया। तो बहुत पॉइंट टू द पॉइंट चीजें हैं बेटा, हम तुम्हें थोड़ी स्टोरी बता रहे हैं। देखो जब हम थोड़ी बहुत स्टोरी बता रहे हैं पीछे, इसको कहीं रिटर्न आंसर में नहीं लिख के आनी है, याद रखने के लिए स्टोरीज थोड़ी बता रहे हैं कि बस याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो किस एक्ट के अंडर दिस मिशन आई थी, कैबिनेट मिशन के अंडर आई थी, है ना। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने ये पॉइंट डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। कि अब देखो बेटा, जब स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे ना, इनकी बात मानी नहीं, मुस्लिम लीग ने बोले जाओ वापस चलो, नहीं समझ में आ रही तुम्हारी बात। तो क्रिप्स वापस गए, बोले सर बात नहीं बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बता रहे 2 बनाने पड़ेंगी। बोले अच्छा ठीक है चलो देखते हैं। बोले कि चलो अच्छा कैबिनेट मिशन प्लान भेजा जाता है, कि कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया जिसके मेंबर थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। अब याद रखने के लिए क्या करूं, क्रिप्स ने बोला देखो मैं अभी गया था, ठीक है ना, मैं अभी गया था, मैंने अभी सब देखा हुआ मामला, बड़ा सेट मामला चल रहा, मैं जानता हूँ कहाँ पे कौन से गली जाता है, कहाँ कौन सा चौराहा है, कहाँ समोसे अच्छे मिलते। बोला अच्छा चलो तुम भी चलो आओ, ये एग्जाम में रिटर्न में ना लिखना, एग्जाम में किसी कि हाँ वो समोसे खाने आए थे ना, याद रखने के लिए, ठीक है ना, कि सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। देखो लॉर्ड से लो, सर एवं कह दो, लो सर एवं आ गए, एवं आ गए, एवं कहते ना, एवं असल एवं आ गए, वही वाला। तो लो यानी कि लॉर्ड, सर से सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवं से एवी अलेक्जेंडर। नाउ कम, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कुछ फैक्ट्स देखते हैं, क्या आते हैं फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बेटा, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 389 की, कितनी स्ट्रेंथ है बेटा 389, 389, 389, 8-9 तो ऐसे ही याद रहता है, और 300 प्लस हमारे यहाँ पास स्ट्रेंथ थी उस टाइम पर। तो 389 टोटल जो है वो सीट्स हुआ करती थी, कितनी हुआ करती थी 389 स्ट्रेंथ जो थी। इसमें 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट मतलब रियासतें, रियासतें का मतलब क्या होता है, वो स्टेट्स जो कि ब्रिटिश की छत्रो छाया में रहते थे, लेकिन उनके ऊपर ब्रिटिश ने अपनी सेना उनके यहाँ डाल रखी थी कि भैया तुमको अपन सिक्योरिटी प्रोवाइड देता। दादा होता ना एरिया का, बोलता तू कमाओ। जिसने भी देखा होगा सीरियल वेब सीरीज वगैरह वो सब रिलेट कर रहे होंगे कि ना अपन उधर रहेगा, हफ्ता मांगता है अपन को, तो हफ्ता वाली बात यह है ना प्रिंसली स्टेट वाली। लेकिन ये क्या, अब इनको क्योंकि भाई भारत नया भारत बन रहा था तो इनको जगह देनी है,
तो देनी है तो 93 प्रिंसली स्टेट्स इसके अंडर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट की फर्स्ट असेंबली आराम से ठंडक में रखी गई 9 दिसंबर। वाह, हल्की ठंडी शुरू हो चुकी दिसंबर की शुरुआत में, है ना, ठंडा हो चुका दिमाग, ठंडे दिमाग से बैठ रहे हैं 9 दिसंबर को 1946 में बैठ रहे हैं। भाई करना है, काम करना है ना। फिर सच्चिदानंद, अब बैठे तो होता है क्या, कोई असेंबली में बैठते हैं तो एग्जाम सामने कोई बैठता है ना जो कंडक्ट कराएगा, वरना सब अपने अपनी बोलो। भाई आजकल पार्लियामेंट आप लोग देखते ही होंगे, लोग इधर से बोलना शुरू, इधर से बोलना शुरू, हर तरफ से बोलना शुरू, तो कौन किसके सुनेगा। तो पहले रखा जाता है कि स्पीकर या एक प्रेसिडेंट। तो जहां पर आता सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड टेम्पररी प्रेसिडेंट, टेम्पररी प्रेसिडेंट रखे गए। अच्छा, इन्हीं को क्यों रखा गया, बिकॉज ही वॉज द ओल्डेस्ट मैन। क्या नाम है, सबसे क्या नाम है, एजेड मैन जो थे वो यही थे। अच्छा बच्चों, अब ये फ्रेंच प्रैक्टिस क्या है, ये एक फ्रेंच की प्रैक्टिस है, यानी कि फ्रांस की प्रैक्टिस है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होगा सबसे पहले उसको इलेक्शन वाला बना देंगे, उसको इलेक्ट करके हम लोग क्या नाम है, टेम्पररी प्रेसिडेंट बना देंगे। इसमें जरा दिमाग तो लगाना नहीं, भाई एज निकालो, जिसकी ज्यादा हो गई बना दिया, दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद होता है इलेक्शन। इलेक्शन होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अच्छा, इसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट भी रखे जाते हैं इन केस प्रेसिडेंट की कोई दुर्घटना में कोई दिक्कत हो जाए या नहीं प्रेसिडेंट रह पाए, तो हु विल प्रिसाइड ओवर देयर, दैट इज 2 प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोर्ड में भी होते हैं, एसएसबी बोर्ड्स में भी, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर्स वगैरह। तो अब वो जो वहां पर इतनी रैंक्स, इतनी हाई पोस्ट पर बैठे होते हैं, ऐसे ही यहां पर जो है वो प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बन रहा। अब 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय नेहरू जी। 13 दिसंबर देखो, 9 दिसंबर को बैठे, चाय पानी नाश्ता किया, क्या किया, नाश्ता किया। फिर आए 2-3 दिन बाद, आंखें खुली, बोले कुछ काम भी कर लेते हैं। बोले क्या काम करना है, बोले 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया, नेहरू जी वॉज वेरी एक्टिव। बोले यंग नेता थे, बोले हाँ करते हैं, कुछ करते हैं भैया, जोश से था, प्रधानमंत्री भी बनने की दावेदारी थी। तो बोले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए, मतलब कि क्या चीजें होंगी जो हम लोगों को अपने प्रियम्बल या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालनी है। तो ये इसके अंदर वही चीजें थी कि कैसा हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा, है ना। फिर आता है व्हेन असेंबली मीट एट लेजिस्लेटिव बॉडी हेडेड बाय जीवी मवलांकर। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन भी सकता है यूपीएससी का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं बट बन सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्हेन असेंबली मीट्स एट लेजिस्लेटिव बॉडी, अब दो काम दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। क्या काम दिए गए थे, 2 काम दिए गए थे। अब 2 काम कौन कौन से दिए गए थे। पहला काम बेटा दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, चलो उठो बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा काम किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर बनाओ, क्या ना, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाओ। तो अब इसको लेजिस्लेटिव बॉडी हम लोग कह देते थे एक तरीके से, लेजिस्लेटिव असेंबली या बॉडी, लेजिस्लेटिव असेंबली कह देते थे। जब लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग इसको कह देते थे, तो जब इसके तौर पर मिलती थी पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो हम लोग उसका हेड कौन होता था, जीवी, यानी कि प्रेसिडेंट कौन बनता था, जीवी मवलांकर। ये जो लिखे, ठीक है ना। फिर आगे अगली पॉइंट पे आते हैं कि 3 जून प्लान और माउंट बैटन प्लान और डिकी बर्ड प्लान ऑफ डिफीजन। अब 3 जून जो कैबिनेट मिशन का प्लान आया, उसके बाद जो 3 जून 1946 की अगर हम लोग बात करें, तो 3 जून प्लान, उसका नाम क्या दिया गया, 3 जून प्लान दिया गया, माउंट बैटन प्लान दिया गया और डिकी बर्ड प्लान दिया गया। डिकी बर्ड प्लान कह देते हैं कभी कभी इसको, क्योंकि माउंट बैटन का नाम था, ये बहुत प्यारा सा घरेलू टाइप का नाम, कोजी टाइप का, डिकी बर्ड वाला नाम था, तो ये वाला नाम डाल दिया गया था। दैट इज माउंट बैटन, डिकी बर्ड और
3 जून। तो ये एक ही प्लान है, 3 नहीं है, एक ही प्लान है, इसके 3 नाम दिए गए, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। फिर आते हैं, अब एकदम विधिवत बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, कोई जल्दी नहीं थी। 11 का व्यवहार दिया, आज का हम लोग क्या कहते हैं 11 देते हैं ना, कहते हैं भाई 11 रुपए रख कर दे दो। तो 11 सेशंस लिए आराम से, तबीयत से 2 साल लिए, 11 मंथ और 18 डेज, 2 साल 11 मंथ और 18 डेज लिए टोटल बनाने के लिए। थोड़े दिन और ले लेते तो 3 साल हो जाता, ज्यादा नहीं हो जाते, है ना। तो लेकिन 11 बोले शुभ रहता है, 11 में बनाएंगे, तो 11 सेशंस लिए आराम से। फिर आया फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 को। आखिरी बोले कि अब बहुत दिन बैठ लिए सब लोग साथ में, अपना अपना देखो भाई सब लोग, बन तो सब गया ही था पहले ही, यानी कि 26 नवंबर को ही 1949 में सब हो गया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 बोले भाई आज आखिरी सेशन है, अब लोग सब लोग अपने अपने घर वापस। देन कम फॉर, अब आता है 15 वुमेन वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितनी वुमेन थी? 15 वुमेन थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर थी। फिर आता है 26 नवंबर 1949, बता ही दिया कंप्लीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बेटा। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था। लेकिन हम लोग ने कब मनाते हैं गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी को। बोले सर 2 महीना और क्यों लगाया? तो बोले कि पूर्ण स्वराज डे, यानी कि 1935 में जब पूर्ण स्वराज की मांग की, यहां पर 26 जनवरी चूजन एज ऑन दिस डे 1930 पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड एट लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में क्या नाम है, सेलिब्रेट किया लाहौर सेशन में, ठीक है ना। कौन सा सेशन था? लाहौर। ये याद करने का जरूरत नहीं है आपको वो कौन सा सेशन, बस एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाहौर का जो सेशन है वो कंप्लीट करने की जरूरत है। ये वाली डेट थोड़ा गलत लिख गई है, इसको मैं सही कर दूंगा। फिर 15 आर्टिकल्स केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन दैट डे इटसेल्फ, यानी कि 26 नवंबर को ही ये 15 आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जिनको उसी दिन से लागू कर दिया गया। तो यू हैव टू लर्न द नंबर, कि नंबर कौन सा था बेटा? 15। अभी 15 से याद है, 15 वुमेन भी थी, 15 आर्टिकल, तो 15 वुमेन ने एक एक आर्टिकल बोला, कि सब लोगों ने एक एक आर्टिकल बोलेंगे तो क्या होगा कि 15 आर्टिकल रोक लिए गए, बाकी आदमियों को सुनता ही कौन है। खैर लेट्स गो। फिर आता है लास्ट पॉइंट जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ने का जरूरत है, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। एक मेन चीज बनाई गई बेटा कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कौन करेगा। ड्राफ्ट मतलब ये तो फ्लो चार्ट टाइप का बना हुआ वैसा करके, तो कई सारी कमेटी बनी जिसके अलग अलग हेड थे, बट मेन कमेटी वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इसके हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, बहुत ही विद्वान आदमी, बहुत ज्यादा विद्वान, इतना दिमाग के पूछो मत। दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए भैया, सब इतना दिमाग की गांधी जी से ज्यादा नहीं बन रही थी, लेकिन बोले गांधी जी ने बोला ना कि जो देखो ज्ञानी आदमी की ना सब जगह वक़्त है ना, तो बोले कि बनती नहीं थी, लेकिन बोले इसको रखो, बंदा काम का है। बोला ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को हेड बनाया गया। अदर मेंबर्स कौन कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सातों जो 6 ये और एक अम्बेडकर जी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, N माधव राव। वैसे शुरुआत में जब बनाई गई थी तो BL मित्तर जी, ठीक है ना, BL मित्तर जी जो थे ये रखे गए थे, बट समहाउ उनका कुछ निधन हो गया, तो N माधव राव जी इनको रिप्लेस किया इन्होंने। TD कृष्णमाचारी रिप्लेस DP खैतान। अब यहां पर कह दो सर ये 7 नाम हैं, कैसे याद करें? तो अब हम लोग बात करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेते हैं। अंबेडकर आए, मित्र मुंशी, मित्र मुंशी कृष्णा
के साथ खेत पर, कहां, खेत पर। बोले कि अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ खेत पर। बहुत बढ़िया। बोले अंबेडकर से तो अंबेडकर जी हो गए सर। बोले हां। बोले आए से क्या हुआ? बोले सर गोपाल कृष्ण स्वामी अयंगर जी। बोले अच्छा। बोले सर मित्र से क्या हुआ? बीएल मित्तर। बोले मुंशी, के मुंशी जी। बोले कृष्णा सर, बोले अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर जी के साथ। साथ का मतलब सहदुल्ला। कौन? सहदुल्ला, सहदुल्ला। और खेत पर यानी कि डीपी खैतान जी। यानी कि इस ट्रिक से पूरे सातों नाम कहा था ना, ट्रिक्स दूंगा, मजा आएगा। तो अंबेडकर जी कहां आए? खेत पर आए। किसके साथ आए? अंबेडकर आए मित्र मुंशी कृष्णा के साथ। अंबेडकर जी के दो मित्र, कौन? मुंशी और कृष्णा। उनके साथ कहां आए? सैदुल्ला, सॉरी खेत के ऊपर। साथ का मतलब सैदुल्ला और खेत का मतलब खैतान जी। तो ये था हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जो जो पढ़नी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना। तो अब यहां तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई है। सेकेंड पार्ट आई वाज टेलिंग यू कि थोड़ा करंट अफेयर से मिक्स करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो स्टैटिक पोर्शन है ये, तो बहुत कुछ करंट अफेयर इसमें है नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये सब किताबी ज्ञान है, स्टैटिक चीजें हैं, डायनेमिक, इनमें कोई चेंजेस नहीं होने। तो वी विल गो फॉर एमसीक्यूज नाउ। आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइज फॉर एमसीक्यू? है ना। तो एमसीक्यू पढ़ तो सब लिया ही है, ये यूज करना, दिमाग है ये तुम लोग के पास, जानते ही हो, बहुत तेज टाइप के हो। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ईयर ऑफ चार्टर एक्ट। बोले सर 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 मुझे आता, सर मुझे आता। तीन 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 तीन, ये क्या कह रहे हैं सर? सब में तीन है सर, सब में तीन हो गया, फेल कर गया मेरा सर, सब में कर दिया मेरा तो फेल कर गया। बोले रुको रुको जरा, सब्र करो। 1793 याद है? हाँ ठीक है सर 1793। अब 1793 से टिक 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 20 ऐड करा है, 20 ऐड करा सर 1830। हाँ ये भी है सर, मिल गया। फिर बोले सर टिक 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 सर 1833। बोले सर 1833 तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं सर 1873 देखें जाएगा। फिर बोले सर 1833 के बाद 1853। पता था चार्टर आए हैं चार, कितने हैं? चार्टर चार्टर चार्टर, तो चार ही आएंगे। तो यानी कि एक हो गया 1793 का बेटा, एक हो गया 1813 का, एक 1833 का, एक 1853 का। तो अब आते हैं हम लोग बात पर कि 1813 1873 यानी कि 1873 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट गो। मॉडले मिंटो रिफॉर्म केम इन विच ईयर? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। मॉडले मिंटो बताया था MM वाली बात, 1909। बहुत आसान क्वेश्चन। इन विच एक्ट पोस्ट ऑफ बंगाल गवर्नर वॉज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बताया था, थोड़ा रेपो बनानी पड़ती है ना। तो मॉडले मिंटो रिफॉर्म ना, चार्टर एक्ट ना, चार्टर एक्ट सेकेंड ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। Let's go for fourth MCQ, that is separate electorate from Muslim came into which year? Which act? ट्रिपल M याद कराया था। क्या याद कराया था? ट्रिपल M, मॉडले मिंटो। करेक्ट आंसर। GOI 1935 contain how many parts in its plan? कितने पार्ट थे बाबा? शेड्यूल नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? पार्ट्स पूछ रहा है। 14। आई हैव टोल्ड यू 10 क्या? अरे 10 ना लगाओ यार, 10 शेड्यूल्स हैं। क्या है? शेड्यूल्स हैं, ये पार्ट है, इसीलिए तो ऑप्शन रख देता हूँ, यूपीएससी भी यही खेलता है ना। फिर आओ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? बढ़िया था, याद कराया था। लो सर, वहीं आ गए। लो सर, लो सर, वही मिला। हाँ मैं वही मिल गए, आ गए। यही तीन थे। चौथा माउंट बेटन। अरे ये कहाँ? ये कैबिनेट मिशन वाले हैं, CM हैं बहुत बड़े, है ना। फिर आओ,
हु वाज इलेक्टेड एट द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बताया था सबसे ओल्डेस्ट मेंबर रखा जाता है, कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ना यूथ लीडर भी थे, कब रहे हैं ये लोग। के मुंशी जी पता नहीं, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी में बिजी थे। डॉक्टर अजय प्रेसिडेंट थे। यूपीएससी वाला ऑप्शन है ये, यूपीएससी वाला ऑप्शन कहते हैं इसको। लेकिन क्या पूछा है? टेम्पररी पूछा है, तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। गो फॉर नेक्स्ट वन। 3rd जून प्लान इज ऑल्सो नोन एज डिकी बर्ड प्लान, बताया था, माउंटबेटन प्लान के नाम से है। अच्छा लगा दें क्या टिक? बाकी ऑप्शन ना पढ़ें? पढ़ना पड़ेगा ना, माउंटबेटन प्लान भी तो कहा जा रहा है। अच्छा हाँ, ये भी तो कहते हैं कैबिनेट मिशन, नहीं गलत, तो केवल बोथ ए एंड बी। कम फॉर द नेक्स्ट। हाउ मेनी वुमेन वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बताया था 15 आर्टिकल रोके गए थे और 15 ही वुमेन थी। सबने बोला एक एक, आदमियों की तो सुनता ही कौन है, तो 15। Who among the following was not the member of drafting committee, बताया था अंबेडकर आए, याद होगा ना, अंबेडकर आए, मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर तो क्या अंबेडकर जी हैं? अंबेडकर जी तो ऑप्शन में नहीं है। आई अयंगर जी हैं तो, लेकिन ये हाँ ठीक है, तो ये वाले हो गए, ये तो थे भैया। फिर आते हैं मित्रा नहीं है। मुंशी जी हैं। कृष्ण जी हैं, ये दूसरे वाले कृष्ण हैं, अयंगर वो दूसरे थे, वो गोपाल स्वामी अयंगर थे। फिर आता है साथ यानी कि सैयद जी, हाँ आप भी हैं। और फिर आता है खेत यानी खेतान जी यानी कि नेहरू जी। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बड़ी ना है, आप नहीं थे। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गए 10 MCQ। वी हैव कंप्लीटेड विद दिस टॉपिक। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था। थोड़ा हिस्ट्री का पोर्शन इसमें इनकलकेटेड था। तो अब नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स एंड शेड्यूल, जो कि इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है उससे, और हमें क्या फोकस करना है? क्वेश्चन रीडिंग पर। तो ठीक है, तो ये 10 MCQs बाय हार्ट कर लो, तैयार कर लो। और ये थी खबरें आज तक, और इंतज़ार कीजिए अपनी क्लास तक। जय हिंद, जय भारत।